हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। ये लेक्चर नंबर 34 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर बताने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जिनका यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए डीसी पावर को एसी पावर में, यानी यहाँ पे हम फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक इन्वर्टर है जिसका इनपुट हमारा डीसी पावर होगी यानी डायरेक्ट करंट होगा और आउटपुट में हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा यानी एसी पावर मिलेगी जो हमारी वेरिएबल एसी पावर होगी। वेरिएबल एसी पावर का मतलब है यहाँ पे हम एसी के दो कंपोनेंट्स को वेरी कर सकते हैं। पहला हो गया फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, और दूसरा हो गया मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों को चेंज करके वेरी करके हम वेरिएबल एसी जनरेट करते हैं इन्वर्टर की हेल्प से। इसीलिए इन्वर्टर को हम कहते हैं इट इज अ फिक्स डीसी टू वेरिएबल एसी कन्वर्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन्वर्टर की, जैसे इन्वर्टर का यूज किया जाता है यूपीएस सिस्टम में यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन्वर्टर की कि इन्वर्टर का हम यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर के लिए यानी एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और थर्ड मेजर एप्लीकेशन है रिएक्टिव पावर कंपनसेटर में हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक एप्लीकेशन आपको मालूम होगी कि हम घरों में भी इन्वर्टर का यूज करते हैं। जब भी हमारे यहाँ पावर फेलियर हो जाता है, पावर कट ऑफ हो जाता है, तो अपने एसी ऑपरेटेड इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए भी हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर। तो इन्वर्टर को बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जिसे हम VSI कहते हैं, और दूसरा है करंट सोर्स इन्वर्टर जिसे हम CSI कहते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप उस वीडियो को देखोगे उसके बाद ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि VSI क्या होता है, CSI क्या होता है और उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होते हैं उनको फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, सिंगल फेस इन्वर्टर और थ्री फेस इन्वर्टर। सिंगल फेस इन्वर्टर को फिर से दो तरीके से क्लासिफाई किया है, सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर और सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर। थ्री फेस इन्वर्टर को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया है, 120 डिग्री मोड इन्वर्टर और 180 डिग्री मोड इन्वर्टर। तो ये VSI का क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपन बात करते हैं कि करंट सोर्स इन्वर्टर की। तो दो टाइप से क्लासिफाई किया है CSI इन्वर्टर को, सिंगल फेस CSI इन्वर्टर और सिंगल फेस ACSI इन्वर्टर। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है इन्वर्टर का। अब अपन देखते हैं सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है।
इस सर्किट डायग्राम में बेसिकली क्योंकि ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है तो यहाँ पे हम 2 स्विचेस का यूज करेंगे या 2 थायरिस्टर का यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक T1 थायरिस्टर का यूज किया है और एक T2 थायरिस्टर का यूज किया है। ये थायरिस्टर हमारे स्विचिंग डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। कई जगह आप देखोगे जो इन्वर्टर का सर्किट है उसमें थायरिस्टर की जगह स्विचेस लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी स्विचिंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि इन्वर्टर में हम पावर स्विचिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे IGBT, मॉसफेट इनका यूज करते हैं या थायरिस्टर का यूज करते हैं, क्योंकि इनमें सेल्फ कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो हम या तो थायरिस्टर का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या IGBT का यूज कर सकते हैं, या मॉसफेट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 स्विचिंग डिवाइस लिए हैं क्योंकि ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है। अगर ये सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर होता तो उस केस में हम 4 स्विचिंग डिवाइस का यूज करते, यानी 4 थायरिस्टर का यूज करते। अब इन थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में हमने यहाँ पे डायोड का यूज किया है। तो T1 के एंटी पैरेलल में D1 डायोड लगा है और T2 के एंटी पैरेलल में D2 डायोड लगा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए सोर्स साइड में यहाँ पे हम जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन्वर्टर में हम DC इनपुट अप्लाई करते हैं। तो DC इनपुट हमने जो दिया है सोर्स में वो दिया है Vs/2 सप्लाई वोल्टेज दिया है अपर हाफ में और Vs/2 सप्लाई वोल्टेज लोअर हाफ में दिया है। तो ऐसा हम वोल्टेज DC वोल्टेज कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो इसको जनरेट करने के लिए ये हमारा कहलाता है 3 वायर DC सिस्टम। वो अपन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा एक 3 वायर DC सिस्टम है जिससे हम इस टाइप की DC सप्लाई जनरेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे सोर्स साइड में हम यूज करते हैं एक DC जनरेटर का, जो जनरेट करता है DC वोल्टेज। ये जो DC वोल्टेज है उसको 2 हाफ में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे न्यूट्रल का यूज करते हैं, यानी बीच में हम सेंटर से न्यूट्रल लगाते हैं या ग्राउंड करते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस DC आउटपुट जनरेट होता है। तो ये हमारा टोटल Vs जो है वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा और बैलेंस DC में कन्वर्ट हो जाएगा Vs/2 में और Vs/2 में। इसको हम कहते हैं 3 वायर DC सिस्टम। इसमें 3 वायर की हेल्प से ये किया है हमने। फर्स्ट वायर आपका ये हो गया, सेकेंड वायर आपका ये हो गया और थर्ड वायर आपका ये हो गया। तो 3 वायर की हेल्प से हम इस टाइप की पावर सप्लाई जनरेट करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं 3 वायर DC सिस्टम। तो इसकी हेल्प से हम इस टाइप की सोर्स में पावर सप्लाई जनरेट करते हैं। अब जैसा कि सर्किट में आप देख रहे हो, ये हमारा एक सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट है रजिस्टिव लोड के साथ। यहाँ पे हमारा लोड कैसा है? एक रजिस्टिव लोड है, क्योंकि जो सर्किट का बिहेवियर होता है वो लोड पे डिपेंड करता है। हम लोड किस टाइप का यूज कर रहे हैं। अगर हम रजिस्टिव लोड का यूज कर रहे हैं तो हमारा सर्किट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर हम RL लोड का यूज कर रहे हैं, यानी रजिस्टिव और इंडक्टिव लोड का साथ में यूज कर रहे हैं, तो सर्किट हमारा कैसे बिहेव करेगा। तो सर्किट का जो बिहेवियर होता है या सर्किट हमारा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो उसके लोड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम कौन सा लोड यूज कर रहे हैं? रजिस्टिव लोड का यूज कर रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं कि हमारा सर्किट रजिस्टिव लोड के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये सर्किट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये हमारी DC पावर सप्लाई है Vs/2 ये 3 वायर सिस्टम के थ्रू जनरेट हुई है। ये फर्स्ट वायर है इसका, ये सेकेंड वायर है और ये थर्ड वायर है। ये रजिस्टिव लोड यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है। हम 2 स्विचेस का यूज करेंगे, T1 और T2 का। यहाँ पे स्विचेस के लिए हमने थायरिस्टर का यूज किया है। इनके एंटी पैरेलल में हमने D1 और D2 डायोड यूज किए हैं। अब पॉजिटिव हाफ सप्लाई में देख लेते हैं। पॉजिटिव हाफ सप्लाई में यानी 0 से लेकर T/2 तक, 0 से T/2 तक हम थायरिस्टर T1 को टर्न ऑन करने के लिए गेट पल्स अप्लाई करते हैं या गेट करंट अप्लाई करते हैं, ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, जिससे थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। और जब थायरिस्टर टर्न ऑन होगा तो ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा और करंट फ्लो होगा
इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव है आपका और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, और हमें मालूम है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और T1 थायरिस्टर टर्न ऑन होगा, जिसके कारण आउटपुट के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी I0। करंट की डायरेक्शन ये होगी तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो उस टाइम पे आउटपुट के अक्रॉस आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, पूरा का पूरा Vs/2 वोल्टेज हमें आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, तो ये देखिए Vs/2 पूरा का पूरा वोल्टेज हमें आउटपुट के अक्रॉस मिल रहा है 0 से लेकर T/2 टाइम पीरियड तक या T1 टाइम पीरियड तक, या इसको हम T1 टाइम पीरियड भी कह सकते हैं या T/2 टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हमारा T है। ठीक है, उसके बाद अब अपन देखते हैं T2 टाइम पीरियड पे क्या होगा। T2 टाइम पीरियड में आप यहाँ देख रहे हो कि जो हमारा T1 थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे स्विचिंग डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं जिनमें सेल्फ कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम ट्रिगरिंग पल्स T1 में अप्लाई नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे हमारा T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा और T2 थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम गेट पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके कारण T2 हमारा इस टाइम पे टर्न ऑन होगा और T1 टर्न ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारा एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करने लगेगा। इस ड्यूरेशन में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्योंकि ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, और हमें मालूम है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करती है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी ये होगी। अब पहले T1 टाइम पीरियड में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। करंट की डायरेक्शन ये थी, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो अगर हम इसको रेफरेंस डायरेक्शन मान ले करंट की कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस बार क्या हो रहा है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स है। तो लोड के अक्रॉस हमें कितना वोल्टेज और कितना करंट मिलेगा, तो T2 टाइम पीरियड पे लोड के अक्रॉस, क्योंकि ये रिवर्स पोलैरिटी है, रिवर्स आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा -Vs/2, तो ये T2 टाइम पे -Vs/2 वोल्टेज हमारा जनरेट होगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में यानी इस वाले ड्यूरेशन में आप देखोगे फिर हमारा T1 टर्न ऑन होगा, क्योंकि इसको हम ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई कर रहे हैं। T2 टर्न ऑफ हो जाएगा इस टाइम पे, T2 टर्न ऑफ होगा तो फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, हमें आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज Vs/2 मिलेगा। फिर नेक्स्ट पल्स में आप देखोगे फिर हम T1 को टर्न ऑफ कर रहे हैं और T2 को टर्न ऑन कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज -Vs/2 मिलेगा। तो ये हमारे आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गई। अब आउटपुट करंट की वेव फॉर्म हम ड्रॉ करते हैं। आउटपुट करंट की वेव फॉर्म इस टाइम पे बिल्कुल सेम होगी आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म, यानी यहाँ पे आप देखिए ये आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है या आउटपुट करंट की वेव फॉर्म है, दोनों बिल्कुल सेम है। T1 टाइम ड्यूरेशन में यानी इस टाइम पीरियड में जब हमारा T1 थायरिस्टर टर्न ऑन था तो आउटपुट के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, और ये हमारी एक रेफरेंस डायरेक्शन हमने मान रखी है, तो हमें पॉजिटिव करंट मिल रहा है इस डायरेक्शन में I0, ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, तो ये हमारा पॉजिटिव करंट है, तो ये हमें पॉजिटिव वेव फॉर्म मिल रही है। उसके बाद T2 टाइम ड्यूरेशन में T1 हमारा टर्न ऑफ हो गया था और T2 टर्न ऑन हो गया था, क्योंकि इसमें हमने गेट पल्स अप्लाई की, तो इस T2 टाइम पीरियड में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, यानी करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया था और ये नेगेटिव हो गया था, और रेफरेंस डायरेक्शन हमारी ये वाली थी, यानी रिवर्स डायरेक्शन में करंट इस बार लोड के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, तो हमें आउटपुट के अक्रॉस करंट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है इसमें। लेकिन इन दोनों का वेव फॉर्म तो सेम होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा Vs/2R, क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ से I = V/R, I हमेशा करंट हमेशा वोल्टेज डिवाइडेड बाय V/R होता है,
तो इसी से V हमारा कितना है, Vs/2 और R, तो ये हो गया, हमें आउटपुट करंट का मैग्नीट्यूड V/2R मिलेगा। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव में मिलेगा -Vs/2R। तो ये हमारी वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म हो गई, यानी हमारा सर्किट इस टाइप से रिस्पॉन्ड करेगा। अब आप कहोगे कि ये जो डायोड है, D1 डायोड और D2 डायोड, इनका क्या पर्पस है यहाँ पे? तो अगर हमने रेजिस्टिव लोड का यूज किया है तो D1 और D2 डायोड हमारे यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसी रेजिस्टिव लोड की जगह RL लोड का यूज करते, यानी इंडक्टिव लोड का यूज करते, तो उस टाइम पे हमारे D1 और D2 डायोड काम करते और उनका वहां पे यूज होता। तो ये जो D1 और D2 डायोड हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं, कब वर्क करेंगे वो हमारे लोड टाइप पे डिपेंड करेगा। यानी ये एक जनरलाइज सर्किट है, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के लिए एक इन्होंने जनरल सर्किट बना दिया है। अब इसमें हम केवल लोड को चेंज करेंगे तो लोड के अकॉर्डिंग इनकी वर्किंग डिपेंड करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिस्पॉन्ड करेगा। अब अपन देखते हैं एनालिसिस ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। जो हमारा हाफ ब्रिज इन्वर्टर अभी आपने पढ़ा उसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी भी सर्किट की एनालिसिस हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हाफ ब्रिज इन्वर्टर की एनालिसिस हम फोरियर एक्सपांशन की हेल्प से करेंगे। अब अपन देखेंगे कि हम ये एनालिसिस करते क्यों हैं। तो एनालिसिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए हमारे सर्किट ने एक स्क्वायर वेव आउटपुट जनरेट किया। जैसा कि अपन ने देखा कि जो हमारा हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट था उसने आउटपुट में एक स्क्वायर वेव जनरेट की। तो ये जो स्क्वायर वेव आउटपुट में हमें मिली है उसको हम फर्दर कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए हम ये एनालिसिस करते हैं। अगर हम इस आउटपुट वेवफॉर्म को फर्दर ब्रेक करते हैं तो ये हमारा एक फंडामेंटल कंपोनेंट हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज का। अब अगर इसी टाइम पीरियड में, यानी इसी टी टाइम पीरियड में, टी फ्रीक्वेंसी में अगर हमें 3 फ्रीक्वेंसी मिले, यानी ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया इसी टाइम में, तो ये हमारा कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। अगर इसी फ्रीक्वेंसी में हमें 5 फ्रीक्वेंसीज मिले तो ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। तो ये हमारा इसी वेवफॉर्म का 5th हार्मोनिक हो गया। तो इस तरह हम एक फंडामेंटल कंपोनेंट से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एनालिसिस करते हैं। या आप कह सकते हो कि एक स्क्वायर वेव से डिफरेंट कंपोनेंट्स को या एक फंडामेंटल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम किसी भी सर्किट की एनालिसिस करते हैं। तो ये फंडामेंटल कंपोनेंट हमको कैसे मिलेगा? ये मिलेगा फोरियर एक्सपांशन की हेल्प से। अब फोरियर एक्सपांशन की हेल्प से हमें ये फंडामेंटल कंपोनेंट कैसे मिलेगा वो अपन देखते हैं। तो ये हमारे आउटपुट वोल्टेज का फोरियर एक्सपांशन है। इसमें आप देख रहे हो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है A0, ये हमारा डीसी कंपोनेंट है। तो हमें मालूम है कि इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो आउटपुट में हमें डीसी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है? एसी कंपोनेंट चाहिए। इसीलिए तो हम इस सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हम आउटपुट में प्योर एसी चाहते हैं जिसमें बिल्कुल डीसी प्रेजेंट ना हो। इसीलिए हम इस डीसी कंपोनेंट को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका कॉस वेव। तो हमें कॉस कंपोनेंट भी नहीं चाहिए, तो ये कॉस कंपोनेंट भी, उसकी एनालिसिस हम नहीं करेंगे। तो हमारा डिजायर कंपोनेंट क्या है? हमारा डिजायर कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट, जो हमें रिक्वायर्ड है और इसी की एनालिसिस हम आगे करेंगे। तो इसकी एनालिसिस करने के लिए हम ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमें साइन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो इसके लिए अगर आपने फोरियर सीरीज पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि हम फंडामेंटल कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा साइन कंपोनेंट था उसके लिए हम bn फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा bn की वैल्यू है 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, मतलब हमें यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक देखना है, 180 डिग्री तक देखना है। इसमें हम फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट अपना अचीव करेंगे। तो 2 बाय पाई
0 to पाई vs/2 sin n ओमेगा t d ओमेगा t। तो इस bn की वैल्यू में हम सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। n इक्वल टू 1 पुट किया तो b1 मिल जाएगा जो होगा 2vs/पाई। ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट है आउटपुट वोल्टेज का, इसीलिए इसको हम मान लेंगे V01। आउटपुट वोल्टेज मिल गया। अब इसकी अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहें तो रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले हम रूट करते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो अगर फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस निकालना है तो उसके लिए V01 जो हमारा आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आई है, ये V01 की, उसमें डिवाइडेड बाय √2 कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी √2 vs/पाई। ये आपको मैं मान के चल रही हूँ कि आपको फोरियर एक्सपेंशन भी आता है और आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना भी आता है। तो ये हम आरएमएस फंडामेंटल वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद अब अपन देखते हैं एनालिसिस ऑन एसी साइड। एसी साइड में हम एनालिसिस क्यों करते हैं? एसी साइड में हम इसलिए एनालिसिस करते हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म का THD कितना है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना प्रोड्यूस हो रहा है हमारे फंडामेंटल कंपोनेंट्स में या अदर हार्मोनिक कंपोनेंट्स में। तो उसमें डिस्टॉर्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एसी साइड में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है THD का, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का, 1/G² - 1 का होल रूट। तो ये G क्या है? G हमारा एक डिस्टॉर्शन फैक्टर है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। ये फॉर्मूला कहता है G इक्वल टू फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू। जो अभी अपन ने फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट फाइंड आउट किया और उसकी आरएमएस वैल्यू निकाली, वो वाली वैल्यू, और जो आउटपुट में हमें वेवफॉर्म मिली है उसकी आरएमएस वैल्यू, दोनों की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, यानी G में आप ये डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू को पुट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 48.43%। तो जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो रहा है हमारी वेवफॉर्म में वो कितना हो रहा है? 48.43%। तो यहाँ यही लिखा है, इन द आउटपुट वोल्टेज द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज 48.43%, but as per IEEE paper, the total harmonic distortion should be 5%. लेकिन जो IEEE के पेपर्स हैं और जो रिसर्च है उसमें जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो केवल 5% ही जनरेट होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे डिस्टॉर्शन फैक्टर का, ये जो हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD का जो फॉर्मूला है, और ये जो वैल्यू है हमारी 48.3 THD की, ये तीनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछे जाते हैं और ये वैल्यू पूछी जाती है। तो ये वैल्यू और फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद होने चाहिए कि THD फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है, डिस्टॉर्शन फैक्टर ये होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विद RL लोड। अगर हम लोड को चेंज कर दें, रजिस्टिव की जगह RL कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे सर्किट में, या हमारा सर्किट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप और वीडियो देखना चाहते हो। मैं ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी दूसरे टॉपिक में भी वीडियो बनाने का। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हो तो धीरे धीरे मैं अपनी वेबसाइट में नोट्स अपलोड कर रही हूँ, तो वहां से आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, www.quick-learn.in। तो वहां पे आपको काफी नोट्स मिल जाएंगे और धीरे धीरे और भी नोट्स मैं अपलोड करती जा रही हूँ। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। बाय बाय।